हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूँ स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होगे। देखो, आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस चैप्टर से ही रिलेटेड बचे हुए 3 चैप्टर होंगे, चैप्टर 3, चैप्टर 4। और चैप्टर 4 में से तो 6 नंबर का लास्ट क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स का। अगर मैं बोलूं, न्यूमेरिकल करने के लिए आता है वैल्यू एडेड इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड का। तो देखते ही चलते हैं चैप्टर की तरफ। देखो, चैप्टर का नाम जैसे कि बोल ही रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, की क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और आप क्यों पढ़ रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझो, सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला क्या जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या बोला जाता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या बोला जाता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्यों इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोला जाता है? क्योंकि देखो, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये एग्रीगेट्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स किसके? डिमांड, सप्लाई के। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में और बात करता है? बात करता है नेशनल इनकम के बारे में। हमारी पूरी इकोनॉमी की क्या नेशनल इनकम है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, किससे पता चलता है? ये हमें पता चलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। चैप्टर इटसेल्फ बोलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है जब एक ग्रुप के बारे में बात हो रही है तो वो क्या कर रहा है? डिमांड, सप्लाई, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई। तो वहां पे एक पर्टिकुलर सेलर है, वो क्या जनरेट कर रहा है? इनकम जनरेट कर रहा है। एट द सेम टाइम वो क्या प्रोवाइड कर रहा है इकोनॉमी को? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक्स बताता है। बेसिक्स किसके? हमारे पूरी कंट्री के। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक्स बताता है किसका? नेशनल इनकम का। क्लियर है? चलते हैं चैप्टर के अंदर। देखो, ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव है जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, फिर बोला कंस्ट्रक्शन गुड्स या कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है। ठीक है, चलते हैं अपन चैप्टर के अंदर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, जो 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है स्पेसिफिकली थ्योरेटिकल पार्ट में, वो है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है या इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है। बोला डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन अ लॉमैन्स लैंग्वेज। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। देखो भाई, अगर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं जो मैं हमेशा यूज करता हूं। देखो, हमारे देश के 4 कोने हैं। ऊपर लद्दाख, इधर गुजरात, इधर असम और इधर कन्याकुमारी। अगर मैं इन चारों कोनों को ऐड कर दूं तो भाई लगभग कुछ ऐसा मेरा प्यारा भारत दिखता है। ठीक है ना? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी। क्यों बोलूंगा? भाई यार डेफिनेशन क्या बोल रहा है? बोला है पॉलिटिकल फ्रंटियर डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या बोला? मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। भाई यही तो है हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर। इसी में तो है हमारे सारे स्टेट्स, हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर। लद्दाख, गुजरात, असम, कन्याकुमारी, इनमें ही तो है हमारे सारे स्टेट, 28 की 28 और 4 यूनियन टेरिटरी। ठीक है ना? क्लियर है? अब देखते हैं भाई क्या बोला। अब कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी नेशनल इनकम के हिसाब से। पहला पॉइंट बोला शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेट बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। बोला या तो समुद्र में चलने वाला जहाज, ठीक है, या फिर एयरक्राफ्ट बोल दो, हवाई जहाज। ठीक है ना? बोला एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में ट्रैवल करते हैं। मान लो इंडिया दुबई,
भाई हमारे लिए ओशन रूट भी है और एयर रूट भी है, दोनों है। तो यहाँ पे शिप्स की भी बात हो जाएगी और एयरक्राफ्ट की भी बात हो जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसा बनता है एयरक्राफ्ट, दोनों की बात हो जाएगी। अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में अगर हमारा इंडियन कोई जहाज है, ट्रांसपोर्ट शिप, वो कुछ माल लेके गया, सेम ऐसा ही प्लेन पैसेंजर लेके गया, अब जिस कंट्री का वो शिप है और जिस कंट्री का वो प्लेन है, उस कंट्री की इनकम होगी। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेट, बोला ओनर भी इंडिया का होना चाहिए, जो ऑपरेट कर रहा है वो भी इंडियन होना चाहिए। तो जो भी इनकम जनरेट होगी दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में ट्रैवल करने का, वो किसका पार्ट होगा? मेरे प्यारे भारत का, क्योंकि वो शिप या एयरक्राफ्ट कहां बिलोंग करता है? इंडिया में बिलोंग करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे बोला फिशिंग वेसल्स oil and operated by a resident of a country in international waterways where they have an exclusive operating right। देखो बोला फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है। देखो अगर यहाँ एक पॉइंट है, ये कन्याकुमारी है, ठीक है, इसके नीचे सबको पता है श्रीलंका लग जाता है, ठीक है, वही रावण की लंका। अब बोला यहां बेसिकली देखो अभी बिजनेस के इसमें अगर हम बात करें तो टॉप इन लाइन अगर कोई इंडियन है जो रिच है और जो ऑपरेट कर सकते हैं, वो है अडानी अंबानी दोनों। मान लो किसी एक को, रिलायंस को मिल गया यहाँ पे, क्योंकि रिलायंस पावर में भी है, ठीक है, तो क्रूड ऑयल और गैसेस का भंडार मिल गया यहाँ पे। किसको? या तो अडानी पावर को मिल गया होगा या रिलायंस पावर को मिल गया होगा। उन्हें यहां से श्रीलंकन गवर्नमेंट से एक्सक्लूसिव राइट मांगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी क्रूड ऑयल और गैसेस एक्सट्रैक्ट करेंगे वो किधर जाएगा? इंडिया जाएंगे। कहां जाएंगे? इंडिया जाएंगे। हम आपको इस पर्टिकुलर रीजन से आपके लिए आपसे क्या मांग रहे हैं? EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का राइट मांग रहे हैं कि यहाँ पे जो भी है ना वो अब एक्सक्लूसिवली किसका होगा? हमारा होगा, रिलायंस का होगा। अब रिलायंस बिलोंग कहां करता है? इंडिया। तो रेवेन्यू किसका होगा? इंडिया का होगा। क्लियर है? अब तो भाई यही तो बोल रहा है वो, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटरवेज। तो भाई ये श्रीलंका हमारा थोड़ी है, ये तो दूसरी कंट्री हो गई। तो ये जो भी है ये पर्टिकुलर एरिया इंटरनेशनल वाटरवेज में आएगा। तो हम श्रीलंकन गवर्नमेंट को इस EEZ के अगेंस्ट में देंगे रॉयल्टी। क्या देंगे? रॉयल्टी, काइंड ऑफ अ रेंट, ठीक है, कि जितना भी एक्सट्रैक्ट हम करेंगे उसका सर्टेन परसेंटेज एज रॉयल्टी आपको मिलेगा। कौन देगी? जो कंपनी एक्सट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो अडानी की हो चाहे वो अंबानी की हो, इट डजंट मैटर, ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये मैटर करता है। आगे देखते हैं। आगे बोला एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई याद रखना, मुझे मेरे प्यारे भारत में घूमने के लिए कभी भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना कि मैं इंडियन हूं, ठीक है ना। मगर मुझे किसी विदेशी कंट्री जाना है, विजिट करना है, तो मुझे उस कंट्री का वीजा लगेगा। क्या लगेगा? वीजा, ठीक है। वहां पे ट्रेवल करने का परमिशन लेटर बोलते हैं, ऐसा समझ लो वीजा को। क्या विजिट कर पाओ उस पर्टिकुलर कंट्री। हर कंट्री की वीजा पॉलिसी डिफरेंट होती है, मगर याद रखना जिस भी कंट्री का आपको वीजा चाहिए उसकी एम्बेसी आपको कहां होगी? या तो मुंबई या तो दिल्ली, इन दो में से एक जगह आपको होगा उस पर्टिकुलर वीजा इशू करने की अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं एम्बेसी। याद रखना जिस भी कंट्री की वो एम्बेसी होगी उस कंट्री का फ्लैग होगा, उस कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन, उस कंट्री के ही एम्प्लॉइज होंगे। उसमें इंडियन एम्बेसी के लोग होंगे भी तो बहुत ही कम होंगे, जो बहुत ही कुछ अलग ही काम कर रहे होंगे। उनका वीजा इशू करने से कोई लेना देना नहीं होगा। सेम एरिया वीजा से लगा लगा, मतलब सॉरी एम्बेसी से लगा लगा होता है कॉन्सुलेट। मान लो ये यूएस एम्बेसी, इसी के अंदर होगा कॉन्सुलेट।
कॉन्सुलेट पे क्या होते हैं भाई? आपको क्या लगता है मोदी जी यहां से फ्लाई करके यूएसए पहुंच गए और वहां जाके यूएसए किसी के 5 स्टार होटल में रुकेंगे, 7 स्टार होटल में रुकेंगे? नहीं। जो एम्बेसी के अंदर ही होता है कॉन्सुलेट, वो कॉन्सुलेट स्पेसिफिक एरिया अपने डिप्लोमेट्स को रुकवाने के लिए होता है, डेलीगेट्स को रुकवाने के लिए होता है। तो इधर जो भी रेवेन्यू या इनकम जनरेट होती है वो जिस कंट्री का है ना, उस कंट्री को बिलोंग करेगा। अगर यहाँ पे यूएस एम्बेसी की अगर हम बात कर रहे हैं, यूएस एम्बेसी की, तो ये कॉन्सुलेट भी किसका होगा? यूएसए का। तो यहाँ का जो भी रेवेन्यू वो कहां जाएगा? यूएसए। सेम हमारी इंडियन एम्बेसी अगर यूएसए में है तो वहां पे भी कॉन्सुलेट होगा। तो वहां पे जो भी वीजा इशू करने से या दूसरे कामों से जो भी पैसा मिलेगा वो कहां आ जाएगा? इंडिया आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? अब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सर क्या है? अब वो आपको मुझको नहीं पता, आप कभी यूट्यूब पे स्टिंग्स ऑफ पर्ल सर्च करना, स्टिंग्स ऑफ पर्ल, ठीक है? एक तरीके की कूटनीति है, स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी मेड बाय हूम? आर एक्सटर्नल पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा। तो क्या करके रखा है? कंट्री के मल्टीपल, मतलब जो भी हमारी नेबरिंग कंट्री है उनमें हमने छोटे छोटे मिलिट्री बेस बना के रखे हैं, ठीक है, कि मान लो कभी युद्ध हुआ तो क्विक एक्शन के नाम पे यहां से सारी की सारी चीजें यूटिलाइज हो जाए। अब हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब होगी अलग अलग जगह, तो जो भी जिस जगह है वहां पे अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो भी रेवेन्यू होगा जिस कंट्री की वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है ना, उसका वो रेवेन्यू होगा। अगर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी है तो जो रेवेन्यू होगा वो किसका होगा? हमारा होगा। क्लियर है? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। आप एमपी बोर्ड में हो, सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो, कैम्ब्रिज में हो, although it is important for all the boards in which you are studying right now। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। आगे बोला नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? अरे भाई, नॉर्मल रेसिडेंट वो होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, इंडिया के लिए है, इंडिया के बेनिफिट के लिए है। वो क्या कहलाता है? नॉर्मल रेसिडेंट। जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है मेरे प्यारे? भारत में। अगर कोई विदेश से भारत आके रहने लगा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट टोटली इंडिया के डेवलपमेंट के लिए है, तो वो इंडिया का क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। अब देखो, एक चीज होती है सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल इंटरेस्ट। सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस, इंटरेस्ट क्यों बोल रहा हूं, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। बोला फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर अगर घूमने आए हैं, कोई एम्बेसी के स्टाफ है, डिप्लोमेट्स है, मेंबर ऑफ फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, G7, WHO, तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप किसी भी इसके मेंबर हो तो आप हमारे देश का पार्ट नहीं होगे। कोई एम्प्लॉय आया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ इंडिया काम करने, आप किसी क्रू का पार्ट हो, शिप या जहाज का पार्ट हो, तो वो नहीं हो सकते, और बॉर्डर वर्कर हो तो भी नहीं हो सकते। याद रखना, हमारे भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर बनाने ना भारतीय जाएगा ना पाकिस्तानी आएगा, फिर तो हम आपस में लड़ते रहेंगे। कोई थर्ड पार्टी होगी जो अपना क्या बनाएगी? बॉर्डर्स क्रिएट करेगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला टॉपिक देखो क्या है। अगला टॉपिक है सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस। याद रखना, सिटीजनशिप इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजन। बोला यार, अगर मुझे भारत का सिटीजन बनना है, रहवासी बनना है, तो मुझे भारत में पैदा होना पड़ेगा। पहली बात तो याद रखना, ठीक है? क्या? इफ आई एम बोर्न इन इंडिया देन आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। मगर रेसिडेंशियल बोल रहे हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन। भाई मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, वहां इकोनॉमिक परफॉर्मेंस करने लगूं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी काम करने लगूं, और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहते रहते 5 साल 6 साल जितने भी उनकी पॉलिसी है, जिस भी हिसाब से मैं वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर लूं, तो मैं ऑस्ट्रेलिया का क्या कहलाऊंगा? रेसिडेंट कहलाऊंगा।
ना कि क्या कहलाऊंगा, सिटीजन। क्लियर है? अगला देखते हैं, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। बोला फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन फैक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले समझो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। ये चारों क्या हो गए, मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। इन पे जो भी मैं खर्चा लगा रहा हूं ना मेरे गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, वो मेरी इनकम कहलाएगी फैक्टर इनकम। मगर वही मोदी जी या हमारे देश की कोई भी चीफ मिनिस्टर लाडली बहन योजना, इन योजना के कारण जो फ्री भी बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, वो सब क्या हो जाएगा, ट्रांसफर इनकम। किसी ने उसके लिए मेहनत नहीं करी। आई एम टोटली अगेंस्ट जो फ्री भी सरकार बांट रही है, पैसों के नाम पे जो दे रही है, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं। अदरवाइज पॉलिसी मेकिंग में बीजेपी इज डूइंग गुड, ठीक है, ऑल्दो इट कैन बी मच बेटर, ठीक है। मगर अगर हम बात करें फ्री बीज की, तो वो फ्री बीज क्या है, ट्रांसफर इनकम है। किसी ने कोई मेहनत नहीं करी। लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपए ऐसे बांटे जा रहे हैं जैसे क्या है, हम मिडिल क्लास जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स का पैसा ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पसंद है वो ट्रांसफर इनकम, वो फ्री बीज वाला कॉन्सेप्ट। तो ये चीजें क्लियर होगी, याद रखना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगने वाला पैसा फैक्टर इनकम। इन द नेचर ऑफ लव एंड अफेक्शन या ट्रांसफर पेमेंट के नाम पे जो भी पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ना जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोडक्शन हुआ ना सर्विस प्रोवाइड हुई, वो सब क्या कहलाएंगे, ट्रांसफर इनकम, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। देखो फाइनल गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर बाय कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब यार भाई ये पेन है, ये डिजिटल बोर्ड है, मैं इसके थ्रू पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। इससे कुछ ना कुछ आउटकम जनरेट होगा। मगर मैं वही बात करूं इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जिसकी मदद से एक फाइनल गुड्स बनके तैयार होगा, वो कहलाता है इंटरमीडिएट गुड्स। क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब वो गुड्स जिसकी मदद से कोई गुड्स और बनेगा, तैयार होगा, वो गुड्स क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला बोला कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। देखो यार भाई, कंजम्पशन गुड्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, दोस गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड टू सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। ड्यूरेबल हो गए, नॉन ड्यूरेबल हो गए, सर्विस हो गई, ये सब क्या हो गया, कंजम्पशन गुड्स। जो कि हम खरीद के यूटिलाइज करते हैं वो कंजम्पशन गुड्स होते हैं। हर फाइनल गुड्स कंजम्पशन गुड्स होता है, याद रखना। मगर कैपिटल गुड्स मतलब वो मशीनरी जिसके थ्रू ये डिजिटल बोर्ड मैन्युफैक्चर हुआ है, ये पेन मैन्युफैक्चर हुआ है, जो कैमरा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो मैन्युफैक्चर हुआ है, वो सब क्या है, कैपिटल गुड्स है। क्लियर है? जिसकी मदद से मैंने एक गुड्स और मैन्युफैक्चर किया, वो गुड्स क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड्स। कोई डाउट नहीं? अगला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो भाई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का बेसिकली मतलब होता है जो आपने खर्चा किया किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए। मतलब देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस डेप्रिसिएशन तो आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। देखो भाई, मैं आईफोन 15 प्लस चलाता हूं, लिया था 1 लाख रुपए का। जिस दिन खरीदा था उसकी कॉस्ट क्या थी, 1 लाख रुपए। आज जब मैं बेचने जा रहा हूं तो मेरे को मिल रहे हैं 35,000 रुपीज उसी फोन के। कितने मिल रहे हैं, 35,000। कितने से गिर गया, 65,000 से गिर गया। तो ये होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का गिरना क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन।
किन कारणों से डिप्रिसिएशन होता है? यूज पहला होता है टाइम पीरियड, समय के साथ चीजें क्या हो जाती हैं, पुरानी हो जाती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है, कम। पहला पॉइंट। टूट फूट हो जाए तो कीमत क्या हो जाएगी, कम, जिसको बोलते हैं वियर एंड टियर। तीसरा पॉइंट बोला ऑब्सोलेंस। अब भाई अभी 18 आने वाला है, मैं तो बहुत पुराना, 15 है, 15 के बाद 16 आया, 17 आया, अब आ रहा है 18, मैं 3 टेक्नोलॉजी पीछे हूं। तो याद रखना जब अपग्रेडेड वर्जन मार्केट में अवेलेबल होता है तो प्रीवियस टेक्नोलॉजी की प्राइस हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेंस। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिप्रिसिएशन होता है। क्लियर है? अगला नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले समझो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। याद रखना हमारे यहाँ का भिखारी, पैदा होने वाला बच्चा, मरा हुआ इंसान, सब टैक्स देके ही मरते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? बच्चा पैदा होता है, हॉस्पिटल में सर्विस चार्ज दिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो आपसे इनडायरेक्टली वसूला गया है। ठीक, मरने वाला इंसान है, उसकी कोई ना कोई सामग्री ऐसी होगी जिसके अंदर लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो वो टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो आपसे इनडायरेक्टली वसूला गया है, जिसका बर्डन आप पे इनडायरेक्टली डाला गया है। जैसे अभी इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? सब्सिडीज का बेसिकली मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू देयर सिटीजन्स, रेसिडेंट। भाई मेरे पास में मैंने ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं जो पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हुए हैं, सिंधी है, ठीक है ना, तो अब वो यहाँ के क्या कहला रहे हैं, रेसिडेंट, मगर उनकी आने वाली जनरेशन क्या कहलाएगी, सिटीजन कहलाएगी, क्योंकि वो पैदा कहाँ हुए, भारत में पैदा हुए। तो उनको भी क्या मिलेगा, सब्सिडी, इकोनॉमिक बेनिफिट जो सरकार प्रोवाइड कर रही है अपने सिटीजन्स को। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखो भाई, दो होती है भाई, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ट्रांस और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। पहला क्या कहलाता है, NFIA, दूसरा कहलाता है NFITA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीफा और फीटा से टीचर्स पढ़ाते हैं, फीफा और फीटा, ठीक है, FITA, FIA, ठीक है, फीफा और फीटा से पढ़ाते हैं। मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब आपने एक्सपोर्ट करा होगा जो पैसा आपको मिल रहा है, क्या होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।